चलिए, आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी चालक का वह गुण जिसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता हो प्रतिरोध कहलाता है। यानी यह किसी कंडक्टर किसी चालक में जब विद्युत धारा फ्लो करता है तो क्या करता है? प्रतिरोध उसको बहने से रोकता है, यानी विरोध पैदा करता है। उसके रास्ता में क्या कर रहा है? ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। तो यही गुण को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी इकाई ऐसा इकाई जो होता है ओम होती है। ठीक है, चलिए ओम्स लॉ क्या होता है? ओम का नियम, स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दो बिंदुओं के बीच विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, ओम को हम ये वाला साइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ओम का प्रतीक है। ओम के नियम की परिसीमा यानी लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किन किन चीज़ों पर लागू होता है, किन पे नहीं लागू होता है। तो हम बता दें कि यह अर्धचालक, वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि पर लागू नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, तो इस पर ये लागू नहीं होगा। और दूसरी बात, ये आपका रेखीय डिवाइस नहीं है, लीनियर सर्किट नहीं है। दूसरा पॉइंट है यह केवल दिशात्मक परिपथ यानी बाई डायरेक्शनल सर्किट पे लागू होता है। बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि जैसे ये देखिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अगर विद्युत धारा यानी करंट अगर इधर से फ्लो कर रहा है फिर भी आपका ड्रॉप जो होगा V/IR होगा। या तो आप करंट इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज करे या तो एंटी क्लॉकवाइज करे, आपका वोल्टेज ड्रॉप V/IR में होगा। कहने का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला है यह रेखीय परिपथ पर लागू होता है। कहने का मतलब है ये लीनियर सर्किट पर लागू होता है। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो लीनियर ग्राफ ये होगा। ठीक है, यानी ये आपका वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है। कहने का मतलब है कि विभव जो होगा वो करंट के समानुपाती होगा। ठीक है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यानी जितना आपका करंट बढ़ते जाएगा उसी के साथ साथ आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा, यानी करंट के साथ वोल्टेज भी बढ़ेगा वही रेट से। तो चलिए इसके आगे चलते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है यानी प्रतिरोध जो होता है किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं प्रतिरोध का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो फ्लोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं कि R जो होता है R = L/A यानी L/A होता है। ठीक है, जहाँ रो आपको L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी चालक की लंबाई। ठीक है, यानी चालक की लंबाई। A क्या है? क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया यानी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और रो क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल यानी रो किस पे डिपेंड करेगा? पदार्थ के प्रकृति पर। कहने का मतलब चालक कौन हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? तो देखिए जैसे आपको ये मार्कर में दिख रहा है, ये आगे वाला जो भाग दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो दिख रहा है आपको सामने से ये हो गया चालक की लंबाई। तो ये चालक की लंबाई L हो गया और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया। ठीक है, तो इसी पे ये डिपेंड करता है। तो पहला नंबर है कि R जो है लंबाई पर सीधे डिपेंड करता है, यानी रेजिस्टेंस C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी चालक की लंबाई पर। ये कहने का मतलब है
कि अगर चालक की लंबाई बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस भी इसके साथ में बढ़ेगा, दोनों समान दर से, ठीक है। और लेंथ को अगर हम घटा दें तो रेजिस्टेंस का मान भी घट जाता है, ठीक है। ये आपका पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन है आर, ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहने का मतलब है कि अगर किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। यह आपका दूसरा फैक्टर हुआ कि रेजिस्टेंस किसी भी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। अब तीसरा फैक्टर हो गया रो। तो रो जो होता है आपके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर, चूंकि ये कांस्टेंट है। अगर कोई कॉपर का है तो उसका ये इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है, रो। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। चलिए एक बार और ओम्स लॉ देख लेते हैं। तो क्या होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, यानी किसी भी चालक में विद्युत धारा उसके विभवांतर के सीधे समानुपाती निर्भर करता है, ठीक है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है आर। तो देखिए यहाँ पर किसी भी चालक का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस चालक में विद्युत धारा कम फ्लो करेगा, ठीक है। और अगर उस चालक का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है। ये ओम्स लॉ बोलता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रतिरोध पर आधारित है। किसी चालक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा इसकी लंबाई खींचकर 5 गुना तक बढ़ाई जाती है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। यानी एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के लंबाई को हम क्या किए, खींच दिए, यानी स्ट्रेच किए। स्ट्रेच करके कितना कर दिए हैं, 5 गुना कर दिए। तो जो पुराना प्रतिरोध 4 ओम था तब नया प्रतिरोध क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, आर ओल्ड, यानी पुराना प्रतिरोध कितना दिया गया है, 4 ओम, ठीक है। और कितना गुना इसको किया गया है, स्ट्रेच करने के बाद कितना गुना हो गया है, तो ये स्ट्रेच करने के बाद 5 गुना हुआ, ठीक है। 5 टाइम्स ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इस पे एक फॉर्मूला है कि अगर आपको आर न्यू निकालना हो तो क्या करना है कि n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड, ठीक है। ये कब होगा, जब आपको बोला जाए कि किसी चालक के तार को खींचकर बढ़ाया गया हो। खींचने के बाद देख लीजिए, लंबाई खींचकर 5 गुना तक बढ़ाया जाए, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आर न्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि n स्क्वायर, n क्या है तो कितना गुना बढ़ाया जा रहा है, तो 5 टाइम्स है, तो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर गुने जो ओल्ड रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, 25 गुने 4 यानी 100 ओम। तो आपका जो नया रेजिस्टेंस यानी नया प्रतिरोध होगा खींचने के बाद, चालक को खींचने के बाद जो नया प्रतिरोध होगा वो होगा 100 ओम, ठीक है। फिर अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध 8 ओम है तथा इसकी लंबाई 4 गुना बढ़ाया जाए तथा व्यास में कोई बदलाव नहीं हो तो नया प्रतिरोध का मान क्या हो। पिछला सवाल में था खींचकर बढ़ाया जाए, इसमें बोला जा रहा है कि 4 गुना बढ़ाया जाए तथा व्यास में कोई बदलाव नहीं, इसका डायमीटर में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, केवल लेंथ को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह का सवाल या तो इसी में दूसरा भाषा में कहेगा, बोलेगा कि इसकी लंबाई को जोड़कर बढ़ाया जाए, ठीक है। क्या बोला है, जोड़कर बढ़ाया जाए, तो जोड़ दिया जाए या तो 4 गुना बढ़ा दिया जाए, दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो आर ओल्ड दिया हुआ है, जो पुराना रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है 8 ओम है, यानी ओल्ड प्रतिरोध का वैल्यू कितना है, इतना है। और 4 गुना क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, यानी क्या किया गया है, ऐड करके इसको बढ़ाया गया है, कितना 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्या किया गया है, ऐड करके यानी जोड़कर बढ़ाया गया है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग
एक फॉर्मूला है आर ओल्ड इक्वल टू एन इंटू आर सॉरी आर न्यू इक्वल टू एन इंटू आर ओल्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको बनाएंगे जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तब। ठीक है, जोड़कर या बढ़ाया जाए। तो यहाँ से देखिए जो आर न्यू होगा वो होगा आपका एन की जगह पर 4 हो जाएगा, आर ओल्ड की जगह पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 8 चौके 32 हो। तो जो आर न्यू होगा वो 32 ओम होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा दें। जैसे पहला आपका है, यदि किसी तार को खींचकर, ठीक है, किसी तार को ऐसे खींचकर, जैसे ये मान ली कंडक्टर इसको खींचकर, या तो इसको ठीक है खींचकर आयतन समान हो, कहने का मतलब इसका वॉल्यूम समान हो, लेकिन इस वायर को हम खींचकर क्या कि इसका क्षेत्रफल में n गुना परिवर्तन कर दिए। ठीक है, यानी ये कंडक्टर इसको हम खींच करके इसका क्षेत्रफल में क्या किया, हम n गुना परिवर्तन कर दिए, जबकि इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जो वॉल्यूम पहले था वही होना चाहिए। तो नया प्रतिरोध जो होगा वो होगा आपका आर न्यू इक्वल टू आर वर्ल्ड बटा एन स्क्वायर। तो जो पुराना प्रतिरोध होगा वहाँ यहाँ वैल्यू रखा जाएगा, और जितना गुना खींचने के बाद जितना गुना इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा यहाँ लिख देंगे, और इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगा वो ओम आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। यदि किसी तार के व्यास में एन गुना परिवर्तन, किस में कर रहे हैं, व्यास में। देखिए ये आपका डायमीटर है, ये पूरा क्या है, डायमीटर है। ठीक है, जैसे ये किसी भी कंडक्टर का क्या होगा, जैसे ये मान लेते हैं कि कंडक्टर है, तो यहाँ देख रहे हैं ये पूरा जो यहाँ से यहाँ ये डायमीटर हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर यानी व्यास। ठीक है, व्यास बोलते हैं। और जब सेंटर से हम लोग ये लाते हैं तो इसको बोलते हैं रेडियस, यानी रेडियस त्रिज्या। तो कह रहा है कि इसको खींच करके या तो दबा करके इसके जो व्यास में है उसमें परिवर्तन कर दिए। कितना परिवर्तन किए, इसको n गुना परिवर्तन किए, खींच दिए, या तो इसको दबा करके। तो दबाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, खींचेंगे तो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा, यानी इसका मोटाई क्या होगा, खींचने के बाद क्या होगा, मोटाई। जैसे रबड़ आप खींचते हो तो क्या होता है, इसका मोटाई घट जाता है। ठीक है, और दबाते हो तो क्या हो जाएगा, इसका मोटाई बढ़ जाएगा। तो ये दोनों प्रक्रिया में क्या किया, अगर व्यास में चेंजिंग होता है तो आप फॉर्मूला ये वाला लगाइए, आर न्यू इक्वल टू आर ओल्ड बटा एन के पावर 4, यानी जो खींचने के बाद जो भी परिवर्तन हो रहा है नीचे उसका पावर 4 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने पर आपका वैल्यू आ जाएगा ओम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने पर क्या होता है, बोरिंग होना होता है, शुरू हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा हम नोट्स दिखा दिए हैं। जब अगला वीडियो हम लाएंगे तो इस पर भी हम न्यूमेरिकल कराएंगे। तो जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, यहाँ सिर्फ ये होता है कि चैनल का इम्प्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब भी तो कर दो, लाइक करने सब्सक्राइब करने से क्या जाता है, सिर्फ हमारा चैनल का इम्प्रेशन बढ़ेगा। तो आप वीडियो देखते देखते क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।